आज हम शुरू करेंगे एनपीओ। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, लेकिन अब हम बनाएंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है। जैसे इट माइट बी ए क्लब, स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, इट माइट बी ए RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो सकती है, कमर्शियल एसोसिएशन हो सकती है, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो सकते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उनके पास कुछ सरप्लस बच सकता है, लेकिन फिर भी उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग है वो डिफरेंट कैसे होती है? एक तो इनके जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जरा अलग नेचर के होते हैं। रेवेन्यू तो बिल्कुल अलग नेचर के होते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू अर्न करती है बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन जो एक एनपीओ है वो अपनी सर्विस के लिए रेवेन्यू चार्ज कर तो सकता है, लेकिन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। और कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनके बदले में रेवेन्यू कुछ भी नहीं मिलता। तो इनके मेन जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं वो क्या है? वो जनरली है डोनेशंस, जो पब्लिक एट लार्ज से ले सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप से, गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिल सकती है। तो डोनेशन इनका एक मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है। दूसरा सब्सक्रिप्शन। जनरली जो एनपीओ होते हैं उसके कुछ मेंबर होते हैं, उन मेंबर को कंपलसरी, ये डोनेशन से थोड़ा अलग है क्योंकि डोनेशन तो मर्जी है, लेकिन सब्सक्रिप्शन यदि आपको मेंबर बने रहना है तो वो सब्सक्रिप्शन आपको एनुअली पे करना पड़ेगा। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर से एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लेती है, नहीं तो आप उसकी मेंबरशिप ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी मेंबरशिप देनी ही पड़ती है, दैट इज सब्सक्रिप्शन, एनुअल चार्ज होता है। एंट्रेंस फीस हो सकती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो फर्स्ट टाइम एक फीस वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। इस टाइप के उनके रेवेन्यू के सोर्स होते हैं। एनपीओ के अंदर कुछ स्पेशल आइटम होते हैं जिनको हम वन बाय वन बाद में लेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि इनकी अकाउंटिंग डिफरेंट कैसे होती है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इनकी अकाउंटिंग डिफरेंट कैसे होती है। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस दो पार्ट में बनाते थे, ये आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। इसकी जगह पर यहां आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एनपीओ में क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट तो एज यूजुअल बनेगी। तो चेंज क्या हुआ? पी&एल अब उसे नहीं कहेंगे, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसका नेचर बिल्कुल पी&एल वाला है, नॉमिनल अकाउंट है, बस यहाँ प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, यहाँ सरप्लस और डेफिसिट। मतलब आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर आपकी इनकम ज्यादा है तो सरप्लस हो गया, क्योंकि जो मोटिव है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए इसको प्रॉफिट वर्ड हम यूज नहीं करते, राइट? अब एनपीओ की अकाउंटिंग डिफरेंट क्यों होती है? देखिए, सारे एनपीओ जो स्मॉल एनपीओ हैं वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते जिस तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है। एक लार्ज एनपीओ है तो वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाएगा, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस। तो उसकी तो अकाउंटिंग बस वो स्पेशल आइटम यदि हम कुछ एनपीओ में छोड़ दें तो लगभग उनकी अकाउंटिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही हो जाती है। लेकिन जो स्मॉल एनपीओ है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग
अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते, लेजर उनको जरूरत नहीं होती उनको लेजर मेंटेन करने की, तो वो किस तरीके से अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं? तो जनरली हम, और हमारे इसमें जो हम बात करेंगे स्मॉल एनपीओस, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आखिरी के अंदर। लेकिन जो स्मॉल एनपीओस हैं वो क्या बनाते हैं? मेनली बनाते हैं कैश बुक, और उसके बाद मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स मतलब कुछ रजिस्टर मेंटेन कर लिए। रजिस्टर किस किस चीज के लिए? जैसे मेंबर रजिस्टर, इसमें सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर लिया, और एसेट रजिस्टर हो सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो ऐसे रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं किए हुए, ये एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। तो क्या बनाया उन्होंने? मेन कैश बुक, क्योंकि इनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं मोस्टली कैश में ही होते हैं। कैश में रेवेन्यू, कैश में ज्यादातर एक्सपेंडिचर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं, राइट? एक चीज और यहाँ पर बता दूं, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसका कोई मालिक नहीं होता। कुछ मेंबर्स मिलकर इसको प्रमोट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट है किसी ट्रस्ट को मिल जाती है, ये एक मैनेजमेंट कमेटी को मिल जाती है। लेकिन इसकी जो भी एसेट्स डोनेशंस वगैरह से ये एसेट बनाएंगे उस पर किसी का कोई क्लेम नहीं होता, कोई ऑनर क्लेम उसके ऊपर नहीं है। जिस पर्पस के लिए आपने वो एनपीओ बनाया है वो एसेट उस पर्पस के लिए यूज की जानी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, एनपीओ के अंदर आप समझिए कैपिटल ना होके कैपिटल फंड, जनरल फंड या कॉर्पस फंड, इस तरीके से हम उसे बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो बुक बनाते हैं मेनली कैश बुक और कुछ रजिस्टर, और एट द एंड ऑफ ईयर इस कैश बुक से बनाते हैं एक समरी ऑफ कैश बुक। समरी ऑफ कैश बुक, उस समरी ऑफ कैश बुक को हम क्या कहते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बुक की समरी है, इसका नेचर बिल्कुल कैश बुक की तरह है, ये एक रियल अकाउंट है। मतलब कैश बुक में तो हम डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैश बुक बनती है, डे टू डे कैश रिसीट और कैश पेमेंट। यहाँ हम उनको सबको डिफरेंट हेड में डिवाइड करके टोटलिटी में लिखते हैं रिसीट एंड पेमेंट। जैसे टोटल सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, टोटल डोनेशन लिखेंगे, टोटल रेंट यदि आप कोई पे कर रहे हैं तो टोटल कैश बुक में से पूरा निकाल लेंगे हर महीने, या जो भी पेमेंट की है जिस तरीके से आप पेमेंट करते हैं वो सबको डिफरेंट हेड्स में सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, जो भी आप उसके अंदर खर्चा करते हैं वो सारा है। मतलब ये रिसीट है, ये पेमेंट है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, ये कैश बेसिस है। वैसे हमारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस होती है और एनपीओ भी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बनाता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर तो कैश इंक्रीज और कैश डिक्रीज, और वो भी समरी फॉर्म में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो एक्चुअली जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लगभग हमारे ट्रायल बैलेंस जैसा काम करेगा। हमारा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये होगा, जैसे वहां ट्रायल बैलेंस होता था, यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा और इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिससे हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? अब इसकी अकाउंटिंग एनपीओ की डिफरेंट क्यों होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, पहले ये समझ लीजिए। हाँ जी, तो आपको याद होगा स्टार्टिंग से मैं आपको एक बात कहता रहता हूँ कि हमारी अकाउंटिंग हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस होती है।
भले हम उसे डायरेक्टली ना कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो क्या थी? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। होनी तो इसकी भी यही चाहिए, मतलब यहां पर बस इसका नाम बदल जाएगा, कैपिटल फंड प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। अब यहां पर ये लायबिलिटीज कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है एनपीओ के अंदर, मतलब ज्यादातर इनका कैश ट्रांजैक्शन होते हैं और लायबिलिटीज बहुत ही रेयर कभी कभार हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो हमने इक्वेशन में लिख ली। आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लेम ऑफ एसेट्स इक्वल टू एसेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो हमारी बिजनेस की एसेट्स हैं, इन पर किन लोगों का क्लेम है? तो ये वाली साइड जो है ये क्लेम बताती है। तो हम कहते हैं पहला क्लेम हमेशा लायबिलिटी का है, आपकी एसेट के ऊपर पहला क्लेम हमेशा लायबिलिटी का है, उसके बाद जो कुछ बचा रेसिडुअल वो ओनर का है। तो क्लेम ऑफ एसेट्स इक्वल टू एसेट्स। लेकिन इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे, क्योंकि इसकी एसेट पर लायबिलिटी का क्लेम तो है, लेकिन ये जो कैपिटल फंड है ये किसी का नहीं, ये तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस के लिए ही यूज किया जा सकता है, इसको कोई ओन नहीं करता। तो फिर इसको क्या लिखना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन ऑफ एसेट्स इक्वल टू एसेट्स। मतलब यदि कोई लायबिलिटी है तो उतनी एसेट आपकी लायबिलिटी पे करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, इसको क्लेम भी कह सकते हो इसको तो लायबिलिटी के लिए। लेकिन बाकी के लिए जो कैपिटल फंड है उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ये एसेट जिस पर्पस के लिए ये एनपीओ बनाया गया केवल उसी पर्पस के लिए यूज हो सकती है। ये रेस्ट्रिक्शन ऑन एसेट्स इक्वल टू एसेट्स, नॉट क्लेम ऑफ एसेट। आउटसाइडर का क्लेम तो है, हमने आप ऐसा समझ लीजिए, यदि मैं कैपिटल फंड को इधर लिखूं और एसेट माइनस लायबिलिटी को एसेट में से माइनस करके लिख दूं, तो फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन एसेट्स इक्वल टू एसेट। और रेस्ट्रिक्शन ऑन एसेट्स किस चीज के लिए है? वो जिस पर्पस के लिए आपने वो एनपीओ बनाया। यदि आपने एक स्पोर्ट्स क्लब ओपन किया है तो इस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यूज की जा सकती है। बस ये साइड ये बताती है, इन एसेट्स पर किसी का क्लेम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, बस रेस्ट्रिक्टेड है, राइट? हाँ जी। तो इसी अकाउंटिंग से एक और चीज निकल कर आती है, एनपीओ की अकाउंटिंग को कई बार फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कहा जाता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? आज हमें वो समझना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है एनपीओ के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो जरा देखें, इसको याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन एसेट्स इक्वल टू एसेट्स, ये फिर से काम आएगा, बल्कि मैं इसको बिल्कुल ऊपर लिख देता हूं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एक एनपीओ की किस तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनपीओ का, यदि कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम एनपीओ में नहीं आएगी, पूरा कॉन्सेप्चुअली समझना है। देखिए, हमने बात की कि एनपीओ का जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो क्या होता है? डोनेशंस, मेनली डोनेशंस होते हैं और सब्सक्रिप्शन तो मेंबर्स को देना पड़ता है, उसके जो पूरे साल भर के खर्चे होने निकालने के लिए, उसके अलावा डोनेशंस मिलते रहते हैं। अब ये जो डोनेशंस होते हैं ये दो टाइप के डोनेशंस हैं, एक है जनरल डोनेशन और एक है स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन, ये जो जनरल डोनेशन है ये चला जाएगा कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड, राइट? जनरल फंड भी कह सकते हैं और कॉर्पस भी कह सकते हैं। ये अमाउंट
जनरल पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसके लिए यूज की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक डोनेशन भी मिल सकता है। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या है? मान लीजिए कभी आप अपने स्कूल के अंदर जाएं और पुराने स्कूल को याद करें कि भाई ये तो जब हम यहाँ पढ़ते थे तो पानी ठंडा नहीं मिल पाता था, तो आप अपने स्कूल को डोनेट करना चाहते हैं कुछ वाटर कूलर, तो उसके लिए आप एक डोनेशन दे सकते हैं। वही प्रिंसिपल को आपने बुला के या मैनेजमेंट को कहा कि भाई हम इतना डोनेशन देना चाहते हैं, स्कूल में इतने वाटर कूलर लगवा दीजिए। तो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मान लीजिए कि स्पोर्ट्स क्लब है, उसको कुछ डोनेशन मिलता है। डोनेशन एक आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, उस टूर्नामेंट का जितना भी खर्चा होगा वो इस स्पेसिफिक डोनेशन से लिया जाएगा। या एक टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लेकिन कुछ पर्सन आपको उसके लिए प्राइज के लिए एक डोनेशन प्रोवाइड करते हैं कि इतना डोनेशन केवल आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना है। तो यहाँ पर इस डोनेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गई, और वो भी स्पेशल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन तो इसके ऊपर भी है, लेकिन इसके ऊपर जनरल रेस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर स्पेशल रेस्ट्रिक्शन है। कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल को कहता है कि इसमें ऑपरेशन थिएटर बनवाना है, तो ये एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है, स्पेसिफिक डोनेशन है। तो एक बात याद रखिएगा, पूरे एनपीओ के अंदर हर स्पेसिफिक डोनेशन अपने आप में एक अलग बैलेंस शीट है। हर स्पेसिफिक डोनेशन की अपनी एक अलग बैलेंस शीट है। किस तरीके से, आप जरा देखिए। मान लीजिए मुझे जनरल डोनेशन मिला, मैंने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, और एक डोनेशन मिला कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। आप देखिए इसको क्या लिखा मैंने, टूर्नामेंट फंड बीइंग डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंडक्टिंग टूर्नामेंट। तो आप ये टी फंड मतलब टूर्नामेंट फंड, ये स्पेशल फंड है। जो भी अमाउंट आपको मिली है वो केवल टूर्नामेंट के लिए ही आप यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं। और ये आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। आपने इस तरीके से समझ लीजिए, आपके पास एक कैपिटल फंड इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी, मतलब बैलेंस शीट होगी, इसकी कैपिटल फंड अकाउंट डेबिट, सॉरी कैपिटल फंड इक्वल टू कैश, ये एसेट है और ये हमारी लायबिलिटी साइड है, लेकिन लायबिलिटी नहीं है ये, आपको बताया केवल ये साइड यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दिखा रही है कि इस कैश को केवल मतलब जनरल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस किए तो यहाँ से कम हो जाएंगे, यहाँ से कम हो जाएंगे, राइट। एक बैलेंस शीट बनती है। लेकिन मान लीजिए जैसे स्पेसिफिक फंड मिला है टूर्नामेंट फंड, तो इसी के अंदर इस बैलेंस शीट को भी ऐड करना पड़ेगा। और कैसे दिखाना पड़ेगा, कैपिटल फंड तो है ही हमारे पास, प्लस टूर्नामेंट फंड, कैश भी दो तरीके की है, एक जनरल कैश है प्लस टूर्नामेंट कैश। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करें तो बताइए जरा, जो भी आप जनरल रेंट पे कर रहे हैं कैश में से कम, कैपिटल फंड में से कम, लेकिन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो आपको मालूम है ये टूर्नामेंट कैश में से कम होंगे और टूर्नामेंट फंड में से कम होंगे, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो फंड मिला था उसमें से आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, राइट। इसके बाद मान लीजिए अभी आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में कुछ टाइम है, ऐसा समझिए आपको अभी उसके अंदर 6 महीने बाकी है।
तो जरूरी नहीं है कि आप इस फंड को अपने पास रखें, इस फंड को आप अपने पास रखें। आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं, उसे आउटसाइड एफडी या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? टूर्नामेंट कैश कम हो गया, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसको क्या लिखेंगे? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट परचेज की है, स्पेसिफाई करने के लिए उसे टीएफआई लिख देंगे, राइट? चेंज हो जाएगा। मान लीजिए उस इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है, आपकी टूर्नामेंट कैश इंक्रीज हो जाएगी और टूर्नामेंट फंड इंक्रीज हो जाएगा। इनकम, उसकी इनकम भी आपको टूर्नामेंट फंड में ऐड करनी पड़ेगी। मतलब ये उससे जो भी इनकम होगी उस इनकम को भी आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही खर्च कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं कर सकते। मान लीजिए इसके अलावा, टूर्नामेंट के अलावा आपको एक फंड और मिलता है प्राइज के लिए, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा प्राइज फंड और प्राइज कैश आ जाएगी। इसी तरीके से आपको एक बिल्डिंग के लिए, एक पेविलियन बनाने के लिए कोई फंड मिला तो एक फंड और आ जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी सारी अकाउंटिंग इक्वेशन एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन में चल रही है। ये जो जनरल वाली है ये अलग चलेगी और बाकी सबके लिए स्पेसिफिक वो अलग। कितने भी टाइप के स्पेशल फंड हो सकते हैं। एक बात फिर से ध्यान में रखिएगा, यहाँ इनमें से कोई भी वैसे लायबिलिटी नहीं है, कोई पैसे वापस थोड़ी ना करने, टूर्नामेंट फंड के पैसे किसी को देने थोड़ी ना। तो फिर ये साइड बता क्या रही है? ये साइड बता रही है रेस्ट्रिक्शन कि इतनी अमाउंट पर रेस्ट्रिक्शन है, जो एसेट है हमारी वो रेस्ट्रिक्शन है इस पर्पस के लिए, टूर्नामेंट के लिए, ये बता रही है। तो रेस्ट्रिक्शन और, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, कि इतनी एसेट केवल इस पर्पस के लिए यूज कर रही है, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही। और ये जो अमाउंट है ये जनरल पर्पस के लिए, जो पर्पस के लिए हमने एनपीओ बनाया है उसके लिए खर्च करना है। अब जनरल पर्पस के लिए तो बहुत सारी रेंट, सैलरी वगैरह की एंट्रीज होंगी, बहुत एंट्रीज होंगी, बहुत टाइप के दूसरे डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू और भी हो सकते हैं। तो आपको याद होगा जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन एक बिजनेस की हम जब बनाई थी तो उसके बाद अकाउंटिंग वैसे नहीं की। पहले हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन किए कैपिटल में एडजस्ट ना करके, फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्लोज किया पी&एल में, फिर पी&एल के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर किया। वही चीज अब हमें यहाँ करनी है। यहाँ पर जो जनरल पर्पस के लिए, जनरल फंड के लिए हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे पी&एल अकाउंट बनाते हैं, और वहां पर सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्लोज करके फाइनल बैलेंस को जनरल फंड में ऐड या लेस कर देंगे, राइट? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो जितनी भी फंड है वो अपने आप में अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्या सबके लिए अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊं? तो जनरली हम ऐसा नहीं करते क्योंकि उनमें आइटम थोड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, वो बैलेंस शीट के अंदर, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, इनकम को ऐड कर दीजिए, एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, तो वही काम हम यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर ही उसको एडजस्ट करके दिखा देते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, हर फंड अपने आप में एक अलग बैलेंस शीट है, राइट? इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी आगे की क्लासेस में, राइट? स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनपीओ स्टार्ट किया था और मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बताना। मैंने आपको बताया कि हर एनपीओ का एक पर्पस होता है, जिस पर्पस के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रमोट करते हैं। जैसे आरडब्ल्यू है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो अपने रेजिडेंट के वेलफेयर के लिए जो भी वो एक्टिविटी करती है उसके लिए हो सकता है वो रेजिडेंट से एक मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन ले, उसके कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम है वो हो सकती है। इसी तरीके से कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब अपने जितने भी मेंबर हैं उनसे एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकता है, फिर पब्लिक एट लार्ज से डोनेशन ले सकता है,
उन डोनेशन में कुछ जनरल डोनेशन हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक डोनेशन हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में। हर फंड की अपनी एक अलग अकाउंटिंग इक्वेशन या एक अलग बैलेंस शीट होती है, जिसमें जनरल फंड जो जनरल पर्पस के लिए आपको मिला है, जनरल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए मिला, वो जनरल फंड कहलाता है। लेकिन मान लीजिए उस स्पोर्ट्स क्लब को कुछ स्पेशल पर्पस फंड मिले हैं, तो उन सब का भी सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अब वो लायबिलिटी साइड में जब हम उन्हें फंड दिखाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, एक्चुअली वो लायबिलिटीज नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रेस्ट्रिक्शन है हमारी एसेट का कुछ उस स्पेसिफिक पर्पस के, राइट। तो वो स्पेशल फंड भी दो टाइप के होते हैं। तो आज हम उन सब की जर्नल एंट्रीज, हम उनको जर्नल एंट्रीज से पढ़ेंगे, राइट। अब जर्नल एंट्रीज से जब हम उसे पढ़ेंगे तो आमतौर पे जो हमारे क्वेश्चन है वो जर्नल एंट्रीज के होते नहीं है, लेकिन यदि आप जर्नल एंट्रीज से पढ़ेंगे तो आपको कभी किसी भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात याद रखिए। तो जो स्पेशल फंड है उसके भी दो टाइप होते हैं, स्पेशल फंड, राइट। दो टाइप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको मालूम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनकी सर्विसेज विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनकी सर्विसेज बियॉन्ड 1 ईयर तक स्प्रेड होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं एसेट परचेज करने के लिए कैपिटल, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, और यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मैं ले लेता हूँ एक प्राइस फंड, राइट। ये एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, राइट। अब जरा ट्रांजैक्शन देखिए, साथ में उनकी जर्नल एंट्रीज। तो ट्रांजैक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिसीव फंड, रिसीव फंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरा आगे कुछ इसलिए नहीं लिखा, इसके लिए अलग अमाउंट लूंगा, इसके लिए अलग अमाउंट लूंगा, ठीक है। वो एग्जांपल है अमाउंट। तो रिसीव फंड, यदि ऐसा हो सकता है कि हम हर फंड के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, और हो सकता है बैंक अकाउंट ओपन ना करें, सारी कैश को इकट्ठा कर लें। कैश को इकट्ठा भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है उसे सेपरेटली मेंटेन करना। लेकिन एक बार के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि हम कैश को भी सेपरेटली मेंटेन करते हैं, मतलब उनका बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो देखिए शॉर्टकट में लिखूंगा प्राइस फंड बैंक अकाउंट, प्राइस फंड बैंक, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, क्योंकि देने वाला, डोनेशन देने वाला चाहता है कि उसके पैसे का बिल्कुल सेपरेट बैंक अकाउंट में हिसाब किताब रखा जाए, वो जब चाहे आकर चेक कर सके। क्योंकि आप डोनेशन ले रहे हैं तो आप उससे क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं है, राइट। प्राइस फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड अकाउंट, अमाउंट अपनी मर्जी से मैंने ले लिया 1 लाख, राइट। बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर हमने ले लिया बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट, राइट, टू बिल्डिंग फंड अकाउंट, ये 10 लाख, राइट, 10 लाख। ये फंड हमारे पास, अब दोनों ही फंड की अभी हमको इसकी एकदम जरूरत नहीं है, तो हमने इसमें से कुछ पार्ट 50% पार्ट इन्वेस्ट कर दिया। तो सेकंड मेक इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फंड अमाउंट को अभी बाहर इन्वेस्ट कर दिया। तो देखिए प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एक एसेट परचेज किया, डेबिट कर दिया 50,000
टू पैसे देने पड़ेंगे प्राइज फंड बैंक, यहां से उसको चेक दे दिया, स्पेशल फंड था, स्पेशल अमाउंट अलग से रखी हुई थी, पेमेंट कर दी। क्लियर है सबको? प्राइज फंड ये एक एक्चुअली लायबिलिटी अकाउंट, मैंने आपको कहा कि पैसे वापस नहीं करने, लेकिन ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता रहेगा, राइट? ये प्राइस फंड देखकर हमको पता लगता रहेगा ये काम हमको करना है, ये काम हमको करना है, इतने पैसे हमको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे यूज करने हैं। अब यहाँ पर भी बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट 5 लाख, राइट? इसके बाद थर्ड नंबर पर एक्सपेंसेस ऑन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस आपने किए, तो प्राइस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड बैंक अकाउंट 20,000 अमाउंट ले लिया, राइट? प्राइस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस कम हो गया, उसी बैंक में से कम करना है, इसी पर्पस के लिए तो खर्च करना था। अब फोर्थ नंबर पर परचेज बिल्डिंग मटेरियल, परचेज बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया तो एक बात याद रखिएगा, ये एक्सपेंसेस नहीं है भाई, कभी आप इसे एक्सपेंसेस मान लो, इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, अभी एसेट है ये। तो इसके लिए क्या लिखना चाहिए हमको? बिल्डिंग WIP, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग WIP टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट, अमाउंट कम हो गई 2 लाख, राइट? अब जरा ध्यान से देखिए, प्राइस जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं या बिल्डिंग फंड में से जो इन्वेस्टमेंट किए इन पे कुछ इनकम भी होगी, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, राइट? तो फिफ्थ नंबर पर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये वाली है, ठीक है? और ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जरा देखिए, प्राइस फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन PFI, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एक रेवेन्यू अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है भाई? ये रेवेन्यू। 50,000 की है, इस पर हम ले लेते हैं 5,000 इनकम ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड, राइट? 50,000 ले लेते हैं। इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते जा रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ ईयर क्या करेंगे? आपको मालूम है हमारी बुक के अंदर कोई भी नॉमिनल अकाउंट रहना नहीं चाहिए, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट है? ये एक्सपेंसेस अकाउंट है, ये रेवेन्यू अकाउंट है। ऐसे वहां पर है, ये तो एसेट अकाउंट है, ये आपको पता है, ये बैंक एसेट अकाउंट है। प्राइस फंड एक लायबिलिटी अकाउंट है, लेकिन लायबिलिटी नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी है, राइट? तो ये तो अभी रहेगा ही। इन दोनों अकाउंट को क्लोज करना है। अब नॉमिनल अकाउंट कैसे क्लोज होते हैं? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे,
इसके लिए भी मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर केवल जनरल पर्पस से जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हुए हैं केवल उसके लिए बनाया जाएगा, क्योंकि हर फंड अपने आप में एक अलग बैलेंस शीट है, अपने आप में एक अलग अकाउंटिंग इक्वेशन है, या तो फिर सबका अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, राइट? या फिर क्योंकि इसमें ज्यादा एंट्री नहीं होती तो हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस शीट में ही एडजस्ट करके दिखा देंगे, नहीं तो सबका अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, हमारे 12th क्लास तक के सिलेबस में हम इसे बैलेंस शीट में ही एडजस्ट करके दिखा, आगे की क्लासेस में इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू भी दिखाया जा सकता है, तो वो कैसे दिखाते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम अपने डिस्कशन को केवल जनरल डिस्कशन तक ही लिमिट करेंगे, मतलब 12th क्लास का पहले, और उसके बाद फिर हम उसको भी करेंगे कि इसको क्या डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू दिखाया जा सकता है। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कि इन अकाउंट को कैसे करें। अब हमको इनको राइट ऑफ तो करना है, जनरल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट है, राइट ऑफ करना है, तो कैसे राइट ऑफ करेंगे, तो ध्यान रखिए जरा सा, ये प्राइस एक्सपेंसेस इसको राइट ऑफ करना है, डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट किया, डेबिट किसको करूं, पीएनएल को कर नहीं सकता, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को करना नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्राइस फंड को डेबिट करिए, वहां जैसे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे, मतलब कैपिटल में से डिक्रीज करके दिखाते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, मतलब कैपिटल को डेबिट करना, तो यहाँ प्राइस फंड को डेबिट करना है इसको राइट ऑफ करने के लिए, और इसको ये एक रेवेन्यू है, इसको राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट डेबिट, इससे हमारा प्राइस फंड बढ़ जाएगा जैसे कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ जाती थी, राइट? तो देखिए आगे की एंट्रीज क्या हो गई, टू राइट ऑफ प्राइस एक्सपेंसेस अकाउंट, तो क्या एंट्री करेंगे, प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस एक्सपेंसेस, राइट? अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं है, वो एसेट है, एसेट को राइट ऑफ नहीं करते हैं। यहाँ पर ये बच्चों को कंफ्यूजन बना ही रहता है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, प्राइस एक्सपेंसेस एक एक्सपेंसेस अकाउंट है, रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है, शुड बी क्लोज, लेकिन वो एक एसेट क्रिएट किया आपने, उसे क्यों क्लोज करेंगे भाई? लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है फिर यहाँ पर, अब जब प्राइस फंड 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा, जब बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा 1 लाख रुपए प्राइस फंड मिला था, उसके बाद प्राइस फंड में से 20,000 ये डिक्रीज हो जाएंगे तो 80,000, मतलब मुझे 80,000 और खर्च करने हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पर, फिर 5,000 की इनकम हुई तो टोटल 85,000 मुझे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पर और खर्च करने हैं। ये प्राइस फंड अकाउंट जो बैलेंस शीट में होगा उससे मुझे पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बिल्डिंग फंड के अंदर बिल्डिंग फंड था 10 लाख, उसमें से 2 लाख रुपए मैंने बिल्डिंग के लिए, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 10 लाख बिल्डिंग बनाने के लिए मैनेजमेंट की, उसमें से 2 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं मैं। यदि मैं बिल्डिंग फंड में से 10 लाख में से 2 लाख रुपए कम नहीं करूंगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कम हो चुकी है वो कैसे नजर आएगी? तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्डिंग फंड को डिक्रीज करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एक दिमाग पे हथौड़ा बजता रहेगा 10 लाख रुपए का, अब हथौड़ा बजना चाहिए 8 लाख रुपए का, तो फिर क्या करें? तो देखिए जरा, अब जरा ये टू राइट ऑफ नहीं लिख रहा हूं, टू ट्रांसफर बिल्डिंग फंड टू जनरल फंड, इसको जनरल फंड में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब स्पेशल रेस्ट्रिक्शन से जनरल रेस्ट्रिक्शन बन गई। मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 2 लाख से कम हो गई, अब ये जनरल फंड बन गया। हम उस एसेट को जिस पर्पस के लिए वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है
उस एसेट को उसी पर्पस के लिए जनरली यूज करेंगे। फ्यूचर में जब कभी यूज करने से डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू जनरल फंड को कम करता रहेगा। फिलहाल हमने क्या किया, बिल्डिंग फंड को कम कर दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, स्पेशल रेस्ट्रिक्शन से जनरल रेस्ट्रिक्शन में उसे चेंज कर दिया, क्योंकि इसके अगेंस्ट अभी एसेट है हमारे पास 2 लाख रुपए की, ये खत्म नहीं हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइस एक्सपेंसेस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो सर्विसेज कंज्यूम हो गई है, तो इसीलिए हमको प्राइस फंड यहाँ डिक्रीज करना जरूरी है, और वो एक्चुअली डिक्रीज हो गया। यहाँ पर वो उसका नाम चेंज हुआ है बिल्डिंग फंड से जनरल फंड, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको दिखाऊं, बिल्डिंग फंड 10 लाख एक बार को मान लेते हैं कि, और हमारे पास सारा जो अमाउंट पड़ा था वो था बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में 5 लाख और कैश में हमारे पास था बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट 5 लाख, तो इसमें से 2 लाख रुपए और खर्च हो गए हमने, और उससे हमारी बन गई बिल्डिंग WIP। क्या बन गया, बिल्डिंग WIP। तो ये तो दोनों एस्पेक्ट पूरे हो गए, राइट। अब ये मुझे डिक्रीज तो करना है, क्योंकि मेरा काम अब 8 लाख रुपए का रह गया। आप देख सकते हैं 5 और 3 8, 2 लाख की है बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो 8 लाख रुपए का काम रह गया, लेकिन यहाँ तो पूरे 10 लाख रुपए हैं, ये 10 लाख रुपए दिखते रहेंगे ऐसे, तो यहाँ से 2 लाख रुपए कम करना जरूरी है, लेकिन सेकंड एंट्री, सेकंड एस्पेक्ट क्या करूं, तो बस मैंने इसे कहा भाई जनरल फंड में ऐड कर दीजिए, बस इसका नाम बदल दीजिए और कुछ नहीं, क्योंकि एसेट अभी भी हमारे पास है, ये बात याद रखिएगा। बस अब ये हमारा जनरल फंड बन गया, स्पेसिफिक फंड खत्म हो गया। तो यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कोई फंड मिला है तो वो फंड एक्चुअली डिक्रीज होगा, और यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिला है तो उसका केवल नाम चेंज होगा। क्लियर है, दोनों में बहुत अंतर है, ये बात हमेशा सब स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए एकदम। ये क्यों किया, क्योंकि बिल्डिंग फंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी जो एक्चुअली 2 लाख से कम हो गई है, लेकिन उसके अगेंस्ट अभी हमारे पास एसेट है, तो इसीलिए बस हमने उसका नाम चेंज कर दिया लायबिलिटी साइड। अब वो स्पेशल रेस्ट्रिक्शन से जनरल रेस्ट्रिक्शन बन गई। क्लियर, टू राइट ऑफ इनकम, तो हमारा जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्राइस फंड, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5000 से बढ़ गई, क्योंकि जो उससे फंड की इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है वो भी केवल उसी पर्पस के लिए खर्च की जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बिल्डिंग फंड, अब आपको ये 50,000 रुपए की बिल्डिंग में ही यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है सबको? इस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। लेकिन क्या हमको ये जर्नल एंट्री करनी आती है? मतलब एग्जाम वगैरह में कम आती है, जर्नल एंट्री करने के लिए कहा नहीं आता। लेकिन यदि जिस स्टूडेंट को इसकी जर्नल एंट्री आती है उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती इस पूरे कॉन्सेप्ट में फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमको इसे दिखाना होता है डायरेक्टली बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हमको दिखाना होगा, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी, प्राइस फंड 1 लाख का प्राइस फंड था, लेस एक्सपेंसेस 20,000 के एक्सपेंसेस लेस हो गए, और प्लस इनकम 5,000 की इनकम 85। इसके अगेंस्ट हमारे पास थी प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 50,000, राइट, और प्राइस फंड बैंक बैलेंस, आप जर्नल एंट्री को अकाउंट बनाइए और उसे पोस्ट करेंगे तो वहां पर आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो 35,000 का आ जाएगा। और इसी बैलेंस शीट में एक और बैलेंस शीट थी हमारे पास बिल्डिंग फंड की, जिसको हमें मिले थे टोटल 10 लाख, राइट, माइनस
ट्रांसफर टू जनरल फंड, ट्रांसफर टू जनरल फंड, ये एक्सपेंसेस नहीं था, ये एक्सपेंसेस नहीं था, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट या इनकम 50,000। तो हमारे पास 8,50,000 जिसे हमें खर्च करना है बिल्डिंग बनाने के लिए, और जनरल फंड के अंदर और भी बैलेंस होगा, लेकिन मैं फिलहाल केवल इसी बैलेंस को लिख रहा हूं। इसके अलावा जो बैलेंस होगा जनरल फंड में उसके अगेंस्ट एसेट भी होगी, राइट, लेकिन मैं उसको अभी नहीं लिख रहा हूं। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास एसेट क्या है, इसके अगेंस्ट हमारे पास एक तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, इसके अगेंस्ट हमारे पास है बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख, और बाकी हमारे पास जो होगा वो बिल्डिंग बैंक, बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास ये 10-50, तो यहाँ बचने चाहिए हमारे पास 3,50,000, राइट। ये 2 लाख जनरल फंड इस बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, क्योंकि ये काम हो चुका है। बाकी 8.5 लाख रुपए हमको बिल्डिंग के लिए खर्च करने हैं, जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़े, और बाकी हमने उसे सेपरेटली इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप देखिए, ये अपनी अलग बैलेंस शीट है, ये अलग बैलेंस शीट, और जनरल फंड की एक अलग बैलेंस शीट होगी। तो एक ही बैलेंस शीट में कितनी सारी बैलेंस शीट है, हर स्पेशल फंड की अपनी एक अलग बैलेंस शीट है। अब हमारे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हमें बैंक अकाउंट सेपरेट नहीं दिया हुआ होता, मतलब हम सबके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हर फंड के लिए। तब हम कह सकते हैं कि इसलिए हमारी बैलेंस शीट वो पूरी नहीं होती। यदि जब तक बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा तो वो हमारी बैलेंस शीट पूरी नहीं होगी, तो उसको फिर हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कह देते हैं, उसमें से कुछ आइटम मिसिंग है, राइट। यदि हम बैंक अकाउंट को भी सेपरेट मेंटेन करें तो पूरी बैलेंस शीट हमारी मैच होगी हर फंड की, राइट। इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसमें।